Good morning, everyone. I'm here to discuss yet another fantastic opportunity in SME space. And ये कंपनी हमारे रडार पे सिर्फ एक सिंपल रीजन की वजह से आई थी बिकॉज ऑफ वेरी हाई EBITDA margins. Company for an industrial manufacturer is working on an EBITDA margin of almost 39%. And I'll explain to you in detail and dissect the business model कि ऐसा क्यों है कि for an industrial manufacturer कंपनी का 39% का EBITDA margin है. So the company that I'm talking about is MSafe Equipments, and it's a 6-year-old Noida-based manufacturer of scaffoldings of steel and aluminium. वो ladders बनाते हैं, scaffoldings है, foam work की तरफ जा रहे हैं, and जो इनका product है वो basically height पे अगर किसी को काम करना है safely तो उसके लिए यूज़ होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं नोएडा में एंड 17 to 18 वेयर हाउसेज है ऑल अक्रॉस इंडिया, जिसमें से वो लोग ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स को सर्व करते हैं. एंड कंपनी हैज़ कस्टमर बेस ऑफ ऑलमोस्ट 2500 कंस्ट्रक्शन साइट्स, जिसमें से 55 to 60% जो रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर से आता है. तो कंपनी के हम थोड़े प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि कंपनी करती क्या है. सो कंपनी इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल. अगर आप मुंबई जैसी जगह पे जाओगे जहाँ पे 30-40 स्टोरीज़ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, अब उनको 30-40 स्टोरीज़ की बिल्डिंग्स को पेंट भी करना है, उनमें से हीटिंग वेंटिलेशन के डक्ट भी लगाने हैं और सोलर पैनल रूफिंग्स वगैरह ये सब काम होता है. तो ये हाइट पे चढ़ के होगा, बट ये हाइट सिर्फ तभी एक्सेसिबल है जब आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो ताकि आपको सेफ्टी मिल सके. तो ये कंपनी वही प्लेटफॉर्म्स, लैडर्स एंड स्कैफोल्डिंग्स बनाती है स्टील एंड एल्यूमिनियम की. जो हम रेसिडेंशियल साइट्स पे देखते हैं वो बैम्बू की लगी होती है. बैम्बू यूज़ करना इज़ इलीगल, बट कंस्ट्रक्शन साइट मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है. तो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है 3 से 4 माले की, वहाँ पे लोग बैम्बू ही यूज़ कर रहे हैं अभी भी. बट अगर आपको एक्सेस करना है 20-30 फ्लोर्स जो बड़ी बड़ी हाई राइजेज होती हैं, तो वो आप वहाँ पे आप बैम्बू नहीं यूज़ कर सकते. आपको स्टील और एल्यूमिनियम की स्कैफोल्डिंग्स ही यूज़ करनी पड़ेगी. तो कंपनी बेसिकली यही मैन्युफैक्चर करती है. अब इस बिज़नेस की बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ जो एमसेफ कर रहा है, जो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा दिमाग लगाया, वो है कि ये लोग रेंटल मॉडल पे भी काम करते हैं. दे मैन्युफैक्चरर एंड दे ऑल्सो रेंट. तो 50% है जो उनका मैन्युफैक्चरिंग साइड से आता है. मैन्युफैक्चरिंग साइड में अगर आपको मैं समझाऊँ उनको, तो वो लोग जो स्कैफोल्डिंग्स बनाते हैं वो आउटराइटली बेच देते हैं. अब वो आउटराइटली बेचने पे EBITDA मार्जिन इज ओनली 15 to 20% बिकॉज इट्स अ कमोडिटी बिजनेस एट बेस्ट. एल्यूमिनियम भी कमोडिटी है एंड स्टील भी कमोडिटी है. तो उस पर सिर्फ 15 to 20% का ही आपको मार्जिन मिलता है बिकॉज थोड़ा बहुत फैब्रिकेशन करके उसकी स्कैफोल्डिंग बना के आप बेचोगे तो उस पर कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है. बट जो रेंट साइड पे आएंगे जिसमें 50% रेवेन्यू आता है कंपनी का, रेंटल मॉडल पे जो यील्ड्स है, अगर आप स्टील की स्कैफोल्डिंग रेंट करेंगे 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट 30 to 40% आपका जो है मार्जिन रहता है EBITDA. और अगर आप एल्यूमिनियम की स्कैफोल्डिंग्स रेंट करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 60 to 70%. ये 60 to 70%. तो इस रीज़न की वजह से जो 50% रेवेन्यू हमारा रेंटिंग साइड से आ रहा है वो EBITDA मार्जिन ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, जो कि 39 to 40% के आसपास है. तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग बिजनेस मॉडल है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि जो रेंटल मॉडल है वो डेफिनेटली कंपनी को एक रिकरिंग रेवेन्यू दे रहा है और ऊपर से जो मार्जिन्स है वो इतने ज़्यादा हाई बने हुए हैं इस कंपनी के. हम मोट के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का मोट क्या है. तो कंपनी का मोट रेंटल बिजनेस नहीं है, कंपनी का मोट उनकी वेयर हाउसिंग है. कंपनी ऑलमोस्ट 18 to 20 वेयर हाउसेज इंडिया में ऑपरेट करती है. और फॉर सिंपल रीज़न ये मोट इसलिए है क्योंकि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो नोएडा में है. अगर आपको मान लीजिए कि नोएडा में और किसी को मुंबई में स्कैफोल्डिंग्स चाहिए, तो वो उन्हें बार बार बना के ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती बिकॉज कॉस्ट विल बी टू मच. तो कंपनी के जो वेयर हाउसेज है अक्रॉस इंडिया, कंपनी वहाँ पर अपना प्रोडक्ट पहुँचा देती है. उसके बाद वहीं पे इंजीनियर किया जाता है और वहीं से अगर ऑर्डर मिलते हैं तो वहीं से स्कैफोल्डिंग्स भेज दी जाती है रेंटल मॉडल के लिए. इस चीज़ से फ़ायदा क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट में स्कैफोल्डिंग्स लगी हुई है, रेंट जैसे ही वो ख़त्म होता है प्रोजेक्ट, वहाँ से निकल के आती है, कहीं पे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग करती है, थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क होता है और फिर उसको आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया जाता है. तो इससे जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. अगर 60% to 70% अगर एल्यूमिनियम की यील्ड मिल रही है, तो अगर उसको 2 बार भी अगर हमने रेंट कर दिया है तो उसमें ही कंपनी ऑलमोस्ट उसकी पूरी कॉस्टिंग निकाल लेती है और ऊपर से प्रॉफिट अलग होता है. एंड ऊपर से कमोडिटी है तो कमोडिटी बेच के पूरा पैसा रिकवर हो जाता है. तो इस मोटे मोटे बिजनेस मॉडल पे कंपनी काम करती है. अगर मैं ग्रोथ कैटलिस्ट और टेलविंड की बात करूँ, तो कंपनी जो गवर्नमेंट ने इस साल जो केपेक्स डाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इट्स ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़, जो कि स्मार्ट सिटीज़ बिल्ड कर रहा है. रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे मतलब जो
प्राइवेट डेवलपर्स भी हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और उसके बाद डेटा सेंटर्स बिल्ड हो रहे हैं। ये सारा जो सब कुछ जितना भी रियल एस्टेट वगैरह बिल्ड हो रहा है वो बिना स्कैफोल्डिंग एंड बिना हाइट इक्विपमेंट्स के हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। और सेकंड चीज़ है कि जो इंडिया में स्कैफोल्डिंग मार्केट है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। यूएस में $25 पर, मतलब $50 आई एम सॉरी $50 स्कैफोल्डिंग पर कैपिटा है, जो कि यूरोप में ऑलमोस्ट 25 है एंड चाइना में इट्स 20 के अराउंड, बट इंडिया में इट्स ओनली 5। सो देर इज़ अ ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ। जैसे जैसे न्यू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे, पूरा इंडिया रीडेवलप होगा, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है और हाइट इक्विपमेंट्स है उनकी नीड्स और बढ़ती चली जाएगी। अभी तक इंडिया में पेनिट्रेशन इसलिए भी कम था बिकॉज मेजॉरिटीली अभी भी बैम्बू ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट जितने भी अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो हाइटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्लियर सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट किए जा रहे हैं और उनके बेसिस पे हम बैम्बू यूज़ नहीं कर सकते। तो सिर्फ उसका एक ही रिप्लेसमेंट है, दैट इज़ स्टील एंड एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग। अब कंपनी की थोड़े फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के मार्केट कैप पे है, trading at almost 14 times earnings, which is not very expensive. Promoter holding of 72% and ROE of 36%, driven by huge PAT and huge rental yields. Debt to equity 0.4, not much of a concern. और जो इस साल इस क्वार्टर में जो कंपनी ने सेल्स ईयर ऑन ईयर दिखाई थी, दैट वाज ऑलमोस्ट 40% एंड पैट वाज ऑलमोस्ट 90%। और कंपनी के मार्जिन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। सिर्फ एक ही कंसर्न था इस क्वार्टर में, वो था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप इन द बुक्स। पर वो इन्वेंट्री बिल्डअप कंपनी ने कॉल में क्लियर किया था कि जो हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं और जो कमोडिटी प्राइसेस हिट कर रहे हैं वो ना करें, इसलिए हमने थोड़ा सा इन्वेंट्री बिल्डअप किया है, क्योंकि हम और थोड़ा रेंटल मॉडल की तरफ और जाना, मतलब रेंटल मॉडल के लिए अगर हमें देना है तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, खुद रखना पड़ेगा उसको, जो कि खुद की इन्वेंट्री होगी जिसको बाद में कैपिटलाइज किया जाएगा और फिर उसे रेंट पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है और फिर खुद ही रेंट करती है। तो जब तक वो रेंट पे नहीं जाता तब तक वो कंपनी की बुक्स में एज इन्वेंट्री ही दिखता रहता है। और कंपनी OCF पॉजिटिव है, कंपनी ने ऑलमोस्ट 15 करोड़ OCF पॉजिटिव दिखाया, तो कंपनी के पास कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने अपनी कॉल में गाइडेंस दी है कि 50% मिनिमम हम हर साल यहाँ से ग्रो करेंगे, बिकॉज अभी जो रियल एस्टेट में बूम चल रहा है और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स इंडस्ट्री में बूम चल रहा है, वो 50 to 60% हम लोग यहाँ से दिखाने ही वाले हैं ग्रोथ। पैट जो रहेगा वो 30-40 करोड़ के बीच में, कंपनी ने जो एक्सप्लिसिट फिगर दिए वो 30 to 40 करोड़ के बीच में बोला है, बट मार्जिन्स पे कंपनी ने कमेंट नहीं किया है, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि जो 39 to 40% के जो EBITDA मार्जिन्स है वो पीक हैं, वो यहाँ से एक्सपैंड होना मुश्किल है, क्योंकि जो स्टील बिजनेस है और जो फोमवर्क बिजनेस है उनका शेयर अब रेवेन्यू में बढ़ने वाला है। और रेवेन्यू और जो स्टील और फोमवर्क्स है उनका जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनके जो मार्जिन्स है वो बहुत कम है, मतलब रेंटल यील्ड से कम है। रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास चल रही है, बट जो स्टील का है वो 15 to 25 के बीच में रहेगा। तो अगर वो शेयर बढ़ता रहेगा स्टील इंडस्ट्री का और फोमवर्क इंडस्ट्री का, तो थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट कंपनी ने बोला है हम इसको, मतलब हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए, बट हम इसको सेट थ्रू करेंगे अपने टॉप लाइन से। तो टॉप लाइन में बहुत ही फास्ट ग्रोथ आने की उम्मीद है, बट EBITDA मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और कंपनी ने बोला है कि थोड़ा सा डेट बुक्स पे आ सकता है एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, क्योंकि हम बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट नेक्स्ट 3 years के अंदर अंदर हम उसे रिटायर कर देंगे। और कंपनी के पास कैश की भी कोई कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम या फिर डेट प्रॉब्लम कंपनी फेस करने वाली है। अब रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ कंपनी मेजरली 2 रिस्क फेस करती है। एक जो रिस्क है वो है कंस्ट्रक्शन साइड का, मतलब कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन अगर आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो जो सबसे पहले चीज़ें होती है वो होता है प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गए तो वो कंपनी को डायरेक्टली हिट करेंगे, बिकॉज फिर मतलब जो स्कैफोल्डिंग्स वगैरह है वो रेंट पे नहीं जाएगी, या फिर वो जो डेवलपर्स है वो खरीदेंगे नहीं। तो एक वो स्लो डाउन वहाँ के हमें रिस्क है उधर से। और सेकेंड है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी का। जो रेंटल मॉडल होता है ना, उसमें ये चीज़ रहती है कि आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और फिर उसको रेंट पे चढ़ा रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने पूरी आज बर्न कर दी, बट जो उसकी रेंटल यील्ड है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल 4-5 साल में जाकर रिकवर होती है। हाँ ऑब्वियसली जो उसकी कॉस्टिंग होती है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल जाते हैं रेंटल यील्ड में, बट वो 3 years एटलीस्ट 2 to 3 years अवे होती है। तो इस चक्कर में जो अगर रेंटल मॉडल की तरफ ज़्यादा और कंपनी जाती है तो वो कैश फ्लोज पे स्ट्रेन कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू एवरीवन।